जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसमें हम लोग MSN 1 और MSN 2 को जो है हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण डिफरेंसेज जो अंतर बताओ वाला क्वेश्चन बनता है, अंतर स्पष्ट करे, वो जो है हम लोग किए हैं। आज का वीडियो जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 सब्जेक्ट को और शामिल किए हैं, जो आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है और दूसरा जो है आपका किसका है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है वर्ड यहाँ का थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर जहाँ ना समझ में आए वीडियो को रोकिए और एक बार खुद समझने का प्रयास कीजिए, पढ़िए उसको एक बार, समझ गए। चलिए मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। जिन लोगों को PDF इसका लेना हो या इससे पहले वाला का डिफरेंस का PDF लेना हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का ID आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप मैसेज कीजिए कि हमें अंतर स्पष्ट का PDF चाहिए, तो हम PDF आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका देख सकते हैं, ये है आपका पहला जो हम लेकर आए हैं, ये आपका है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का MHN का। समझ गए। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका डेलेरियम और डेमनीशिया के ऊपर, यानी अस्थायी मानसिक गड़बड़ी और मनोभ्रंश। डेलेरियम को हम लोग सन्निपात भी बोलते हैं, समझ गए ना, सन्निपात भी बोलते हैं और अस्थायी मानसिक गड़बड़ी भी बोलते हैं डेलेरियम को। डेमनीशिया है जिससे हम लोग मनोभ्रंश बोलते हैं। ठीक है, अस्थायी मानसिक गड़बड़ी अथवा सन्निपात, इसको इंग्लिश में डेलेरियम कहते हैं और इसको एक और वर्ड कहते हैं OBC। इसे जो सन्निपात होता है इसे एक्यूट OBC कहते हैं, और एक्यूट वाला टेम्पोररी होता है, अस्थायी होता है। समझ गए ना, क्योंकि यह अचानक अटैक करता है और जो है कम समय में ख़त्म भी हो जाता है, तो यह अस्थायी होता है। डेमनेशिया जो होता है क्रॉनिक होता है और ये OBC क्रॉनिक OBC है। यह एक्यूट OBC है, यह क्रॉनिक OBC है, मतलब यह लंबे अवधि का बीमारी होता है, मनोभ्रंश डेमनेशिया। समझ गए। चलिए देखिए, इधर डेलेरियम है, इधर डेमनेशिया है, इधर एक्यूट OBC है या इसी को क्रॉनिक OBC कहते हैं। ठीक है, इसका हमला अचानक होता है, चूँकि यह एक्यूट OBC है तो इसका हमला जो है अचानक होता है। जिसको डेलेरियम होता है उसमें अचानक होता है। इसका हमला धीरे धीरे होता है, चूँकि यह लंबे अवधि का बीमारी होता है मानसिक वाला। इसका अवधि कम होता है क्योंकि एक्यूट है, डेलेरियम जो होता है अस्थायी मानसिक गड़बड़ी है, तो यह जो है एक कम अवधि के लिए होता है। जबकि यह क्रॉनिक OBC है तो यह लंबे अवधि का होगा, जाहिर सी बातें हैं। सोचने व समझने की शक्ति कम हो जाती है, समझ गए ना। इसमें जो डेलेरियम में अचानक जो अटैक होता है किसी को, तो इसमें सोचने और समझने की शक्ति कम हो जाती है, जबकि डेमनेशिया में सोचने व समझने की शक्ति समान होती है। मतलब यह धीरे धीरे अटैक करता है तो इसमें जो सोचने और समझने का जो क्षमता होता है वह समान होता है। ठीक है, भ्रांतियाँ पाई जाती है। डेलेरियम वाले पेशेंट में हेलुसिनेशन भ्रांतियाँ पाई जाती है। समझ गए, भ्रांतियाँ इसमें नहीं पाई जाती है। समझ गए। अब भ्रांतियाँ क्या होता है मैं बता चुका हूँ। अभिविन्यास में गड़बड़ी, इसमें अभिविन्यास में गड़बड़ी होता है, जबकि इसमें अभिविन्यास में समान होता है। समझ गए। रोग थोड़ी देर पहले हुई घटना को भूल जाता है। जो रोगी होते हैं इसमें चूँकि स्मरण शक्ति और सोचने का शक्ति कम हो जाता है, तो थोड़ा देर पहले कौन सी घटना हुआ है, क्या हुआ है, इसको रोगी भूल जाता है। समझ गए, नहीं याद रहता है थोड़ी देर पहले की बात हो। जबकि यादाश्त इसमें कम हो जाती है। समझ गए ना, इसमें भी यादाश्त कम हो जाती है, जबकि इसमें पहले हुई घटना भूल जाती है। समझ गए। चेतना पर प्रभाव पड़ता है, इसमें कॉन्शियसनेस पर प्रभाव पड़ता है। चेतना प्रायः समान रहती है। समझ गए ना, क्रॉनिक OBC में चेतना प्रायः समान रहता है। समझ गए। चलिए, इसमें कंपन होता है, मतलब सीजर आता है, इसमें कंपन नहीं होता है। सोने और जागने का क्रम बिगड़ जाता है। जिसको एक्यूट OBC यानी डेलेरियम होता है तो उसमें सोने और जागने का क्रम बिगड़ जाता है। इसमें सोने और जागने का क्रम समान रहता है। समझ गए। इस EEG विस्तारित होता है। समझ गए ना, इसमें EEG विस्तारित होता है, इसमें EEG जो है समान होता है। समझ गए। एफेक्सिया और एप्रेक्सिया का न पाया जाना, इसमें जो होता है यह एफेक्सिया और एप्रेक्सिया का नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें पाया जाता है एप्रेक्सिया और एपैसिया। समझ गए। प्राथमिक कारण का उपचार किया जाता है, इसमें प्राथमिक कारण का उपचार किया जाता है। इसके उपचार सपोर्टिव प्रकार का होता है। तो दोनों के बारे में समझ गए, मतलब इसमें जो चीज़ होता है इसमें वो चीज़ें नहीं होता है। समझ गए। तो आपको याद रखना है कि एक्यूट डेलेरियम में क्या, एक्यूट OBC यानी डेलेरियम में क्या क्या होता है, और जब ये डेलेरियम याद हो जाएगा तो ये इसमें जो है इसके उल्टा हो जाता है, इसमें नहीं होता है। समझ गए। इसमें चीज़ें बिगड़ेगा तो इसमें चीज़ें समान रहता है। समझ गए। आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ें इसमें बिगड़ता है और कौन सी चीज़ें इसमें समान रहता है। समझ गए। तो चलिए, ये हो गया।
अब यहाँ पे आप लोग देखिए ऑर्गेनिक साइकोसिस है और एक फंक्शनल या क्रियात्मक साइकोसिस है। अब आप लोग को पता है कि मानसिक गड़बड़ी दो प्रकार से होता है, एक न्यूरोसिस होता है और एक साइकोसिस होता है। साइकोसिस वाला जो होता है वह थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, समझ गए ना। इसमें व्यक्ति का व्यवहार, याददाश्त क्षमता सब चीज़ प्रभावित हो जाता है, जबकि न्यूरोसिस में उतना प्रभावित नहीं होता है। तो अब ये जो साइकोसिस है, साइकोसिस में भी दो प्रकार होता है, एक होता है ऑर्गेनिक साइकोसिस और एक होता है आपका फंक्शनल साइकोसिस, जिसको क्रियात्मक साइकोसिस कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए ऑर्गेनिक साइकोसिस जो होता है तो इसमें चेतना में गड़बड़ी, मतलब जो कॉन्शियस क्षेत्र होता है जहाँ से व्यक्ति अपने बातों को, पुरानी बातों को याद करता है, सब चीज़ जानता पहचानता है, तो वो कॉन्शियस होता है। तो उस कॉन्शियस में गड़बड़ी समान होता है, समझ गए। जबकि इस चेतना में गड़बड़ी कम होता है। क्रियात्मक जो होता है इसमें चेतना में गड़बड़ी कम होता है, समझ गए ना, और इसमें चेतना में गड़बड़ी जो है समान रूप से होता है, समझ गए। ज्ञात रोग व मस्तिष्क के तंतुओं की कार्य प्रणाली में बिगाड़ से संबंधित कारकों द्वारा, ये जो ज्ञात होता है ये रोग, ये ज्ञात होता है कि मस्तिष्क के जो कार्य प्रणाली है उसमें बिगड़ने से ये होता है, समझ गए। मानसिक विकार से संबंधित कारकों द्वारा, ये जो फंक्शनल होता है इसमें जो मानसिक विकार, जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसके कारणों से ये क्रियात्मक साइकोसिस होता है, समझ गए ना। दो समझ गए, ऑर्गेनिक साइकोसिस कि इसमें चेतना गड़बड़ी समान होता है, जबकि इसमें चेतना गड़बड़ी जो है बहुत कम गड़बड़ी होता है। इसमें ज्ञात होता है ब्रेन के कार्यप्रणाली, जबकि इसमें जो है मेंटल डिसऑर्डर इसका कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा विचारों, मूड, व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है। जो ऑर्गेनिक होता है इसमें थॉट, मूड या व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इसमें विचारों, मूड और व्यवहार में परिवर्तन होता है। न्यूरोलॉजिकल लक्षण पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनिक साइकोसिस होता है इसमें न्यूरोलॉजिकल लक्षण पाए जाते हैं, समझ गए। तंत्रिका तंत्र का लक्षण पाया जाता है, जबकि इसमें न्यूरोलॉजिकल लक्षण बहुत कम दिखाई देता है, समझ गए। भ्रांतियाँ इसमें पाई जाती है, इसमें भ्रांतियाँ नहीं पाई जाती हैं, समझ गए। नेक्स्ट है एकाग्रता, स्मरण शक्ति और योग्यता में विकार पैदा होते हैं, जबकि इसमें जो है एकाग्रता, स्मरण शक्ति और योग्यता में विकार पैदा नहीं होता है। ठीक है, अवबोधन क्रिया में विकार पैदा होता है, जबकि इसमें जो है अवबोधन क्रिया में विकार पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत व सामाजिक आदतों में गिरावट आना आम बात है। मतलब ये जो ऑर्गेनिक साइकोसिस है इसमें व्यक्ति का आदत सामाजिक रूप से गिरावट में आम बात है कि उसका आचरण और आदत जो है गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि व्यक्तिगत व सामाजिक आदतों में बहुत कम गिरावट आती है। जिसको फंक्शनल साइकोसिस रहता है उसमें जो है उसके आदत सामाजिक रूप से व व्यक्तिगत रूप से बहुत कम जो है गड़बड़ होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा उच्च अस्पष्ट हो जाता है। इसमें उच्चारण जो होता है वह अस्पष्ट हो जाता है। इसमें किसमें? ऑर्गेनिक साइकोसिस में। जबकि इसमें जो है मरीज अधिक बोलता है अथवा धीमी आवाज़ में बात करता है। समझ गए ना। तो ये चीज़ें होता है। नेक्स्ट देखिएगा आईक्यू परीक्षण में बाधा आती है। इसमें आईक्यू परीक्षण नॉर्मल समान होता है। ठीक है। दृश्य भ्रम समान होता है। इसमें हेलुसिनेशन समान होता है, जबकि इसमें श्रव भ्रम समान होता है। मतलब इसमें देखने का जो भ्रम होता है कि देखता कुछ और है और समझता कुछ और है, तो ये वाला भ्रम इसमें पाया जाता है। जबकि ये जो क्रियात्मक फंक्शन होता है, तो क्रियात्मक जो साइकोसिस है तो इसमें श्रवण से संबंधित भ्रम पाया जाता है। जैसे सुनेगा कोई और बात और लगेगा कोई और बात। समझ गए ना। न्यूरोलेप्टिक तथा बेंजोडियाज़ेपाइन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक साइकोसिस है इसमें न्यूरोलेप्टिक यानी एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ और बेंजोडाइज़ेपाइन दवाइयाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें एंटीसाइकोटिक, एंटीमेनिक और एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ईसीटी का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, जबकि ईसीटी का प्रयोग जो है लाभदायक होता है। ठीक है। तो देखिए नॉर्मली रूप से जो क्रियात्मक साइकोसिस है ये व्यक्ति के क्रिया को प्रभावित करने लगता है। समझ गए ना। इसमें जो फंक्शनल चीज़ें होता है, क्रियात्मक जो चीज़ें होता है वह प्रभावित होने लगता है, जबकि इसमें व्यक्ति का जो है मानसिक रूप से व्यक्ति जो है प्रभावित होने लगता है। ठीक है ना। तो आप लोग देख लिए कि क्या क्या जो है किसमें क्या गड़बड़ी होगा, चीज़ों को समझ लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा एक है आंतरिक अवसाद और एक है बाहरी अवसाद। ठीक है। दोनों को चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन आंतरिक अवसाद है कौन बाहरी अवसाद है। आंतरिक अवसाद क्या होता है? डिप्रेशन होता है। समझ गए। तो एक है आंतरिक और एक है बाह्य। समझ गए ना। देखिए एक है इंडोजेनियस डिप्रेशन और एक है एक्सोजेनियस। समझ गए। इंडो मतलब अंदर, आंतरिक, और एक्सो मतलब बाहर, मतलब बाहरी अवसाद। दोनों समझ गए। चलिए एक साइड है एंडोजेनियस डिप्रेशन और एक साइड है एक्सोजेनियस डिप्रेशन। समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए
पहला पॉइंट है रोग हेतु वाहकों के रूप में जैविक कारक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो आंतरिक अवसाद होता है ना, तो इसमें जो होता है बायोलॉजिकल कारक अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे व्यक्ति के अंदर कोई रोग होना, सेक्सुअल स्ट्रेस, कोई भी चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत रूप से या उसके शरीर के सही से काम न करना, ये बायोलॉजिकल कारक जो है व्यक्ति को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उसे आंतरिक अवसाद होगा। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति का शरीर या व्यक्ति खुद से या उसके पारिवारिक कारण जो है ये आंतरिक अवसाद होने का होता है। ठीक है, वहीं पर बात किया जाए एक्सोजेनियस का, तो इसमें जो कारण होता है वह पर्यावरण कारण अधिक होता है, अधिक महत्वपूर्ण है अवसाद, बाहरी अवसाद के लिए। बाहरी मतलब बाहरी अवसाद होगा तो कहीं ना कहीं बाहरी चीज़ों से प्रॉब्लम होगा तो बाहरी अवसाद क्रिएट होगा, तो पर्यावरण इसका जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समझ गए। नेक्स्ट है रोगी को सुबह के समय अधिक कष्ट होता है, जिसको इंडोजेनियस डिप्रेशन होता है, आंतरिक अवसाद रहता है, तो उसमें सुबह के समय में रोगी को अधिक कष्ट होता है, प्रॉब्लम होता है। जबकि जो बाहरी अवसाद के व्यक्ति होता है, जिसको एक्सोजेनियस डिप्रेशन होता है, तो उसको जो है शाम के समय अधिक कष्ट होता है। समझ गए, एकदम डिफरेंस क्लियर है। जो इंडोजेनियस होता है इसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति आम पाई जाती है। मतलब जो आंतरिक रूप से अवसाद वाला व्यक्ति होता है, जिसको आंतरिक अवसाद है, डिप्रेशन है, तो उसमें आत्महत्या का विचार होना आम बात होता है। समझ गए ना। लेकिन जो एक्सोजेनियस होते हैं इसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। समझ रहे हैं। चलिए, इसमें जो है इंडोजेनियस में इसमें अत्यधिक तनाव की स्थिति अनुपस्थित होता है। मतलब ये जो इंडोजेनियस होता है इसमें व्यक्ति का जो स्ट्रेस होता है वह अत्यधिक नहीं होता है। ठीक है, जबकि जो एक्सोजेनियस होता है इसमें व्यक्ति के जो स्ट्रेस तनाव होता है अधिक उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रोगी को एकांत में रहना अच्छा लगता है। जो एंडोजेनियस होते हैं, मतलब जो आंतरिक रूप से डिप्रेस्ड है, उसको एकांत में अकेला रहना अच्छा लगता है। ठीक है, जो बाहरी अवसाद से होता है, जो एक्सोजेनियस डिप्रेशन का शिकार है, उसको जो है रोगी को समूह में, ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, देखिए इसे साइकोटिक डिप्रेशन भी कहते हैं। ये जो होता है, ए वाला जो होता है, इसे साइकोटिक डिप्रेशन भी कहते हैं, मानसिक अवसाद। समझ गए ना। जबकि इसे न्यूरोटिक या रिएक्टिव डिप्रेशन भी कहते हैं। किसको, समझ रहे हैं ना, एक्सोजेनियस को। इसके बाद है देखिए यहाँ पे साइक्लोथेमिक एंड डिस्थेमिक व्यक्ति में अधिक पाई जाती है। समझ गए ना। ये जो एंडोजेनियस होता है, आंतरिक जो आपका अवसाद है, तो यह साइक्लोथेमिक और डिस्थेमिक व्यक्तित्व में अधिक पाया जाता है। ठीक है, जबकि बेचैनी और अल्पता से ग्रसित व्यक्तित्व में अधिक पाया जाता है। जबकि ये जो एक्सोजेनियस होता है, ये जो होता है बेचैनी के कारण, इरिटेशन के कारण और अल्पता से ग्रसित, मतलब कोई चीज़ में कमी होने से ग्रस्त व्यक्तित्व में यह अधिक पाया जाता है। ठीक है, रोगी के भ्रांतियाँ का शिकार होता है। रोगी जो है भ्रम में ज़्यादा चला जाता है, भ्रम का शिकार हो जाता है। जबकि इसमें जो है एक्सोजेनियस डिप्रेशन में व्यक्ति भ्रम का शिकार नहीं होता है। ठीक है, पर्याप्त उपचार के उपरांत भी रोग के लक्षण फिर से उत्पन्न होना आम बात है। जिसको इंडोजेनियस अगर डिप्रेशन है तो उसमें उपचार के बाद भी जो है लक्षण उत्पन्न हो सकता है फिर से। चूँकि यह साइकोटिक डिप्रेशन है और साइकोटिक डिप्रेशन जो होता है जानते हैं कि यह जो है थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है न्यूरोटिक से। समझ रहे हैं ना। पर्याप्त उपचार के उपरांत रोग के लक्षण दोबारा बहुत कम उत्पन्न होता है। अब जो एक्सोजेनियस होता है इसमें उपचार अगर एक बार हो गया है तो दोबारा बहुत कम चांस होता है कि वह लक्षण फिर से आए। समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ उपचार मुख्य साधन है। जिसको एंडोजेनियस अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसमें जो है एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ जो है बहुत कारगर उपचार इसका मुख्य साधन है। जबकि किसी को अगर एक्सोजेनियस अगर हुआ है, बाह्य अगर उसमें अवसाद है, तो उसमें एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें ईसीटी प्रभावी होता है। और ईसीटी कहाँ दिया जाता है, भयंकर जब मानसिकता होता है खतरनाक वाला तो वहीं पे ईसीटी दिया जाता है। तो ये इंडोजेनियस खतरनाक वाला डिप्रेशन होता है, इसलिए इसमें ईसीटी प्रभावी होता है या दिया जाएगा। जबकि जो एक्सोजेनियस है यह डिप्रेशन थोड़ा नॉर्मल होता है, इसलिए इसमें ईसीटी प्रभावशाली नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा साइकोथेरेपी और केस वर्क केवल आंशिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना। इसमें जो होता है इंडोजेनियस में, इसमें साइकोथेरेपी जैसे बिहेवियर थेरेपी हो गया, ग्रुप थेरेपी, एवर्जन थेरेपी, मिली थेरेपी, ये सब जो है इसमें, और केस वर्क जो है इसमें हल्का फल्का सहायता प्रदान करता है, यानी आंशिक सहायता देता है। लेकिन ये बाहरी जो अवसाद है इसमें साइकोथेरेपी जो अभी नाम बताए हैं और केस वर्क इसका मुख्य उपचार है। समझ गए ना। तो ये जो है आपका हो गया इंडोजेनियस डिप्रेशन और एक्सोजेनियस डिप्रेशन। दोनों के बारे में एक बार और वीडियो के रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन बहुत VVI है, आपसे 5 नंबर में पूछेगा कि मानसिक अस्वस्थता का कारण क्या है और मानसिक रूप से स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति में क्या लक्षण है बताइए। तो ये आपके फर्स्ट ईयर में भी है, ये कहाँ है, ये आपके फर्स्ट ईयर में भी है, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को जो है आप लोग चलिए देखिए यहाँ पे, मेंटली हेल्थ पर्सन और मेंटली इल पर्सन। अब समझिए जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, जिसका मानसिक संतुलन ठीक है, तो वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या रिएक्ट करेगा कंपैरिजन टू मेंटली रूप से ग्रसित, मेंटली रूप से अस्वस्थ व्यक्ति। दोनों में क्या तुलना है देखिए, देख लीजिए, इधर है मानसिक स्वस्थ और इधर है मानसिक अस्वस्थ, समझ गए ना। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उसका जो है स्वयं का व्यवहार पर नियंत्रण होता है। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं उसके अपने व्यवहार पर नियंत्रण का अभाव होता है और वह जो है किसी पर गाड़ी दे देगा, किसी पर टूट पड़ेगा, किसी पर रोड़ा पत्थर चला देगा। तो यह मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होता है, समझ गए। मानसिक रूप से जो स्वस्थ होता है उसका जो मन होता है, मन का जो वृत्ति होता है वो सकारात्मक पॉजिटिव होता है, जबकि इसका निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है मन, समझ गए ना। यह स्वयं के इसके अंदर मूल्यांकन का, एवेल्युएशन का क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, जबकि इसमें स्वयं को जो है वह अपने आप को नहीं आंक पाता है, समझ गए। इसमें सामूहिक जीवन मतलब सबके साथ जो है मिलजुल कर जीवन बिताने का क्षमता होता है, जबकि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं वह अकेला अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। चलिए, इसमें समान यौन जीवन एवं लैंगिक परिपक्वता, जिसका मानसिक रूप से संतुलन होता है, स्वस्थ होता है, उसका जो जीवन होता है समान रूप से यौन जीवन और लैंगिक परिपक्वता के साथ होता है, समझ गए ना। जबकि इसमें असमान यौन जीवन, जिसका मानसिक रूप से असंतुलन होता है, उसका जो यौन जीवन होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और सिर्फ उसके मन में गलत गलत ख्यालें आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, स्वयं आत्मविश्वास से भरपूर होता है, वास्तविकता से पूर्ण जुड़ाव होता है, जबकि इसमें वास्तविकता से कोई लेना देना अलग थलग होता है, इसमें आत्मविश्वास का कमी होता है, समझ गए ना। स्वयं को निर्णय लेने का क्षमता होता है और इसमें स्वयं को निर्णय नहीं ले पाता है, प्रॉब्लम होता है। इसमें आशावादी होता है प्रवृत्ति का, जबकि यह व्यक्ति निराशावादी होता है। यह जीवन में रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है लाइफ में, जबकि इसको अपने जीवन में अरुचि लगने लगता है, समझ गए ना। इसका जीवन जो है रेगुलर नियमित होता है, इसका अनियमित इरेगुलर होता है। इसका वातावरण पर नियंत्रण कर सकता है, मिलन जुलन कर सकता है, जबकि इसके जो है नियंत्रण कंट्रोल का अभाव होता है। तो इधर स्वस्थ वाला था, इधर अस्वस्थ वाला है मानसिक रूप से, तो दोनों के बीच में अंतर लिखना बहुत आसान है। आप और सारे पॉइंट को इसमें ऐड कर सकते थे, ठीक है। चलिए, अब ये चीज़ें हो गया। अब मैं यहाँ पे आप सभी के बीच में जो लेकर आया हूँ, आप लोग जो है यहाँ पे देख लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है आपके सामने में कि डेलूजन और हेलुसिनेशन क्या होता है, समझ गए ना। देख लीजिए, डेलूजन को हम लोग भ्रम बोलते हैं और दृष्टि भ्रम को जो है हम लोग हेलुसिनेशन बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए, भ्रम और दृष्टि भ्रम, ठीक है। देख लीजिए, रोगी का ऐसी झूठी व मिथ्या धारणाओं में दृढ़ विश्वास होता है, ठीक है ना, जिन्हें उनकी समाज पृष्ठभूमि या ज्ञान से दूर नहीं किया जा सकता है, समझ गए। रोगी ऐसे ज्ञानों का आभास करता है जो वास्तव में होते नहीं हैं, ठीक है ना। दृष्टि भ्रम मतलब होता है हेलुसिनेशन, कि इससे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रांतियाँ भी बोलते हैं हेलुसिनेशन को, ठीक है। इसमें होता यह है कि सामने कोई चीज़ जो है रखा हुआ है, तो उसमें जो है गड़बड़ी होता है, हम गलत चीज़ें उसको मान लेते हैं, जो होता है वो रियलिटी दिखता नहीं है, समझ गए ना। और रियलिटी मान लेना मतलब वास्तविकता चीज़ को जो है नहीं होना, वास्तविकता और कुछ है, समझ गए। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिसमें हेलुसिनेशन होता है वह जो है उसे वास्तविकता ही मानता है। तो ये जो है हेलुसिनेशन होता है, जिसमें ऐसा ज्ञान का अनुभव होता है जैसे लगता है कि वास्तव में यह चीज़ है, जबकि वैसा नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो भ्रम होता है, इसमें व्यक्ति में गलत धारणा, झूठी मिथ्या और जो है झूठी विश्वास और गलत धारणा का दृढ़ विश्वास व्यक्ति में बन जाता है, तो वही भ्रम होता है। जैसे मैं बताता हूँ किसी भी चीज़ को लेकर मन में जो है ऐसा मिथ्या, ऐसा धारणा बन जाना जो लगे कि यह जो है सत्य बातें है, जबकि है गलत, लेकिन वो जो है ऐसा हमें धारणा बन चुका है, ऐसा मिथ्या हो चुका है माइंड में कि हम उसे सही मान रहे हैं। तो यही जो होता है, यह जो है भ्रम होता है। जबकि दृष्टि भ्रम जो होता है कि जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को हम जो है छुपा देते हैं और जो नहीं दिखता है उसे हम लोग सत्य मानते हैं, जो वास्तविकता नहीं होता है उसे हम लोग सत्य मान लेते हैं, और वही दृष्टि भ्रम होता है, समझ गए। जैसे कि सामने रास्ता पर कोई पेड़ है, अंधेरा में कोई कुछ टंगा हुआ है, समझ गए, लेकिन वह भूत दिख रहा है, भूत के समान लग रहा है, तो ये जो है दृष्टि भ्रम ही होता है, समझ गए, कि वास्तविकता कुछ और होता है लेकिन आभास जो है कुछ और होता है, समझ गए। भ्रम जो होता है 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दृष्टि भ्रम 6 प्रकार के होते हैं, समझ गए। यह उन्माद, मेनिया व चित्त विक्षेपी विकार, पैरानोइड डिसऑर्डर में पाया जाता है, समझ गए।
ये जो उन्माद होता है और जो चित्त विक्षेपी विकार पैरानोइड डिसऑर्डर होता है, यह जो है भ्रम पाया जाता है। जैसे समझ रहे हैं ना, पैरानोइड मतलब समझते हैं कि जैसे भूत, लोग कहता है ना कि भूत होता है, लेकिन साइंस इसको मानता नहीं है। साइंस कहता है कोई भूत वूत होता नहीं है। लोग इसका अपने माइंड में एक गलत धारणा, गलत मिथ्या बैठा लेता है, जिसके कारण व्यक्ति को जो है उस पर ट्रस्ट करता है और समझता है कि भूत होता है। तो यही जो है पैरानोइड डिसऑर्डर होता है, समझ गए। और ये मेनिया उन्माद होता है, ये जो है दोनों इसमें पाया जाता है। भ्रम जो है इस दोनों में पाया जाता है, ठीक है। दृष्टि भ्रम जो होता है तो यह जो है सिजोफ्रेनिया में अधिक पाया जाता है, जिसका मानसिक विखंडता होता है उसमें अधिक पाया जाता है। क्योंकि जो सिजोफ्रेनिया होता है इसमें याददाश्त चला जाता है, व्यवहार बिगड़ जाता है, तो व्यक्ति जो है वास्तविकता को भी अपना भूल जाता है। तो दृष्टि भ्रम जो है इस सिजोफ्रेनिया में अधिक होता है, समझ गए। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, यह विचार संबंधी विकार है। ये जो भ्रम होता है, जो डेल्यूजन है, यह जो है विचार से संबंधित विकार है। जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति को ये थॉट आता है, ये विचार उठता है कि भूत से बहुत ज़्यादा डर लगता है, भूत होता है। तो यह एक प्रकार के विचार ही है जो व्यक्ति सोचता है कि भूत होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यह एक गलत धारणा, एक गलत मिथ्या बना हुआ है, समझ गए। यह साइंस कहता है, समझ गए ना। जबकि यह प्रतिबोधन परसेप्शन संबंधी विकार है। परसेप्शन मतलब यह जो है बोध करने, बोध मतलब समझ रहे हैं ना कि किसी भी चीज़ को देखे और उसको हम पहचान लिए कि ये क्या है, तो वही जो है बोध होना होता है, समझ गए। तो ये बोध संबंधी विकार होता है। दोनों समझ गए, डेलूजन यानी भ्रम और दृष्टि भ्रम यानी भ्रांतियाँ, हाइलुसिनेशन, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आ गया, साइकोसिस और न्यूरोसिस। देखिए ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में भी पूछ सकता है कि साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए कि साइकोसिस और न्यूरोसिस क्या होता है, समझ गए। चलिए अब देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मानसिक विकार के वर्गीकरण करें, तो आप लोग समझ लीजिए कि मानसिक विकार 2 प्रकार के, एक साइकोसिस और एक न्यूरोसिस, ठीक है। साइकोसिस में क्या क्या होता है जो कि यहाँ पे देखेंगे, न्यूरोसिस में क्या क्या होता है जो कि यहाँ पे देखेंगे, और इसी दोनों को एक साथ अगर लिखेंगे तो दोनों में अंतर भी हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए साइकोसिस इधर है, न्यूरोसिस इधर है, ओके। देखिए व्यक्ति के भावनात्मक मस्तिष्क में उत्पन्न विकारों को साइकोसिस कहते हैं। साइकोसिस मतलब भावनात्मक मस्तिष्क में उत्पन्न विकार। जैसे भावनात्मक मतलब इमोशनल चेंजेज मतलब भाव में चेंजेज। अब कोई व्यक्ति को डिप्रेशन में जाता है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, चिंता में चला जाता है, तो व्यक्ति का भावना ही जो है प्रभावित होता है, व्यक्ति का मूड जो है चेंज हो जाता है, तो भावना उसी प्रकार के जो है व्यक्ति का व्यक्त होता है। तो यह भावनात्मक एक विकार होता है जो कि साइकोसिस होता है, समझ गए। न्यूरोसिस जो होता है यह व्यक्ति के मस्तिष्क विकार है जो निम्न कोटि के होते हैं, इससे स्नायवी क्रियाएं प्रभावित होता है, समझ गए ना। न्यूरोसिस जो होता है यह मस्तिष्क का एक डायरेक्टली मस्तिष्क का विकार है, जो न्यूरॉन्स में जो व्यक्ति के न्यूरॉन्स क्रिया, जो न्यूरोलेटिक क्रिया होता है, न्यूरोलॉजिकल जो क्रिया होता है वह प्रभावित होता है न्यूरोसिस में, ठीक है ना। यानी जो साइकोसिस होता है व्यक्ति के व्यवहार भाव चेंज होता है। जैसे पागल व्यक्ति में जो है देखते होइएगा कि उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। डिप्रेशन वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसका शरीर का चेहरे का भाव जो है बिगड़ जाता है, समझ गए ना। तो ये साइकोसिस वाला होता है। लेकिन जो न्यूरोसिस होता है तो ये तंत्र में क्षति होने के कारण, प्रभावित होने के कारण व्यक्ति के मस्तिष्क से संबंधित यह विकार होता है, ठीक है। जैसे देखिए जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं कम महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं जो है कम महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, जबकि जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं अधिक महत्वपूर्ण होती है, समझ गए। सामाजिक संबंध प्रभावित होते हैं। अब व्यक्ति का मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है, व्यक्ति पागल हो गया रहता है, तो समाज से कैसे संबंध बना पाएगा। तो ये जो है इसमें सामाजिक संबंध प्रभावित होते हैं, जबकि इसमें सामाजिक संबंध अप्रभावित होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए विचार में अनियमितता पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें विचार में अनियमितता पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें विचार जो होता है समान होता है, ठीक है। इसके उदाहरण में देखिए साइकोसिस के जैसे सिजोफ्रेनिया भयंकर पागलपन, अवसाद डिप्रेशन, ये भी एक प्रकार का मानसिक रोग ही है। उन्माद भी एक प्रकार का मेंटल ही रोग है। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जबकि इसका एग्जाम्पल एंजाइटी चिंता जो होता है यह कम समय के लिए होता है, समझ गए ना। तो यह इसलिए यह न्यूरोसिस होता है, समझ गए। हिस्टीरिया भी जो है यह जो है हिस्टीरिया कम समय के लिए ही होता है, ठीक है। फोबिया भी होता है, यह कम समय के लिए ही व्यक्ति में होता है। ओसीडी भी जो होता है यह भी कम समय के लिए होता है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के यह एक न्यूरोलॉजिकल विकार होता है, इसीलिए इसे न्यूरोसिस के अंतर्गत रखा गया है। और इन सभी चीज़ों में व्यक्ति को है ज़्यादातर जो व्यवहार है वो चेंज नहीं होते हैं, समझ गए।
चलिए, इसमें सपोर्टिव थेरेपी लाभदायक होता है। जो साइकोसिस प्रकार का होता है तो इसमें जो सपोर्टिव थेरेपी होता है यह जो है आपका लाभदायक होता है, जबकि इसमें सपोर्टिव एनालिटिकल एवं अन्य प्रकार की थेरेपी लाभदायक है। इसमें अन्य प्रकार की थेरेपी भी लाभदायक है, जबकि इसमें सपोर्टिव थेरेपी ही लाभदायक है। व्यवहारिक थेरेपी लाभदायक नहीं होता है। इसमें जो बिहेवियर थेरेपी होता है वह लाभदायक नहीं होता है, ठीक है, जबकि इसमें बिहेवियर थेरेपी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। समझ रहे हैं चीज़ को? चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि इसमें ईसीटी दिया जाता है क्योंकि यह भयंकर पागलपन का सिचुएशन है साइकोसिस। इसमें ईसीटी नहीं दिया जाता है क्योंकि आप लोग जानते हैं ईसीटी उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसमें भयंकर पागलपन हो, ठीक है। चलिए, मानसिक अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक उत्पात मचाने लगेगा, पागल होने लगेगा, तो उसे हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जबकि यह न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, न्यूरोसिस, तो इसमें नॉर्मली ब्रेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे में इसको ओपीडी में दिखाया जा सकता है, इसके भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट लास्ट है, रोगी को ठीक होने की संभावना बहुत कम होता है। जिसको साइकोसिस प्रकार के अगर पागलपन हो जाता है व्यक्ति तो उसमें जो है ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है, जबकि यह एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जैसे व्यक्ति के टेम्पोररी रूप से ब्रेन में हल्का फल्का दिक्कत गड़बड़ी आता है, वो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम प्रभावित होने के कारण, तो यह व्यक्ति जो है ठीक होने की इससे संभावना अधिक होता है, ठीक है। दोनों मेंटल रोग ही हैं, चाहे वो न्यूरोसिस हो चाहे साइकोसिस, दोनों मेंटल प्रॉब्लम ही है, बट यह पागलपन का ज़्यादा एक सिचुएशन है, जबकि यह पागलपन का सिचुएशन नहीं है। यह नॉर्मल जो है मानसिक गड़बड़ी होता है जिसमें व्यक्ति पुनः जो है अपने आप को सामंजस्य बना लेता है, ठीक हो जाता है। लेकिन यह जो है एक कहा जाए तो यह क्रॉनिक जो है मेंटल रोग होता है जिसमें व्यक्ति को भयंकर पागलपन होता है, तो साइकोसिस होता है, ठीक है। दोनों समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे आपका द एंड होता है मेंटल हेल्थ। अब हम लोग चलते हैं चाइल्ड हेल्थ में। ओके, चलिए, चाइल्ड हेल्थ में देखिएगा दो प्रश्न आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका यहाँ पे देखिए कैपुट सक्सेडेनम है और एक है सेफ्ला हेमेटोमा, ठीक है ना। एक है सेफ्ला हेमेटोमा और एक है कैपुट सक्सीडेनम। देखिए, कैपुट सक्सीडेनम जो होता है ना, यह बच्चे के जो सिर होता है, दोनों प्रॉब्लम बच्चे का सिर का ही है, समझ गए ना। दोनों प्रॉब्लम चाहे वो कैपुट है सक्सेडेनम हो या फिर सेफ्ला हेमेटोमा हो, दोनों ब्रेन का ही एक जो है ट्यूमर के रूप में होता है, समझ गए ना। ब्रेन में एक सूजन टाइप के ही होता है। लेकिन जो कैपुट सक्सीडेनम होता है इसमें जल भरने के कारण होता है, समझ गए ना। इसमें जल भरता है जिसके कारण बच्चे में ब्रेन फूला हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन ये जो सेफ्ला हेमेटोमा है, यह जो है बच्चे में ब्लड क्लॉटिंग होने के कारण, ब्लड एक जगह पर जमा होने के कारण जो सूजन उभरा हुआ रहता है वह सेफ्लोहेमेटोमा होता है, ठीक है। ये जो है ब्लड जो रक्त वाहिका होता है उसमें क्षतिग्रस्त होने के कारण हो सकता है। जबकि ये जो सेफ्ला हेमेटोमा होता है इसमें जो जल होता है CSF जो होता है उसमें जो है अनियंत्रित उत्पादन और उसका जो है अवशोषण नहीं होने के कारण जमा होने से कैपुट सक्सीडेनम होता है, ठीक है ना। ये जो है जन्म से ही उपस्थित होता है और 36 घंटे में विलुप्त हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर ये विलुप्त नहीं होता है तो फिर इसमें जो है शंट किया जाता है सर्जरी के द्वारा, ठीक है, और पानी निकाला जाता है। ये जो होता है इसमें उपचार की आवश्यकता नहीं होती है और रक्त जो है अपने आप जो है अवशोषित कर लिया जाता है और सूजन खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके दबाने पर गड्ढा बन जाता है, इसके दबाने पर गड्ढा नहीं बनता है। यह सीवन रेखा के दूसरी ओर जा सकती है, यह कभी भी सीवन रेखा को पार नहीं कर सकती है, समझ गए। तो ये दोनों को जो है आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दिया, आप लोग लिख लीजिएगा कैपुट सक्सीडेनम और सेफ्ला हेमेटोमा के बारे में, समझ गए। नॉर्मली यह जो है ब्लड के कारण होने वाला ब्रेन का मस्तिष्क का सूजन होता है, जबकि यह जल जमाव के कारण होने वाला सूजन होता है, लेकिन दोनों ब्रेन का ही सूजन है, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग को एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मोरो रिफ्लेक्स और ग्रेप्स रिफ्लेक्स क्या होता है। मैं आप लोग को रिफ्लेक्स पढ़ाया हूँ 10-11 टाइप के, और उसी रिफ्लेक्स से एक क्वेश्चन है। देखिए, मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है। तो यह शिशु के जन्म के 3 माह तक पाया जाता है, मतलब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद 3 माह तक यह मोरो रिफ्लेक्स पाया जाता है। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है मैं बताया हूँ। यह शिशु के जन्म से 12 सप्ताह तक पाया जाता है। ये कितने सप्ताह तक पाया जाता है? 12 सप्ताह तक पाया जाता है, समझ गए ना। चलिए, देखिए, मोरो प्रतिवर्त शिशु को अचानक डराने या चौंकाने से उत्पन्न होता है। मोरो रिफ्लेक्स जो होता है अचानक से शिशु के सामने में आवाज़ देंगे, अचानक से जो है कुछ करेंगे जिससे जो है उत्पन्न होने वाला मोरो रिफ्लेक्स होता है, समझ गए। जिसमें बच्चा अपना दोनों हाथ का हथेली अंगूठा को दबाकर पैरों को अंगूठा को उंगली को मोड़कर कस के रोने लगता है, तो यह जो है मोरो रिफ्लेक्स होता है। जबकि शिशु के हथेली या तलवे को छूने या रगड़ने से यह प्रतिवर्त उत्पन्न होता है। इसमें डराने
दबाने या चौंकाने से उत्पन्न होता है, जबकि यह पैर के और हाथ के हथेली छूने से जो है यह व्यक्ति उत्पन्न होता है पकड़ ग्रेप्स प्रतिवर्ष। समझ गए ना। इसमें शिशु के दोनों हाथ ऊपर व बाहर की ओर फैलते हैं। ये जो मोरो प्रतिवर्त होता है इसमें दोनों हाथ और पैर ऊपर की ओर फैलते हैं। इसमें शिशु हाथों से अंगुली को कसकर पकड़ लेता है। इसमें जो पकड़ प्रतिवर्त है इसमें शिशु हाथ से अंगुली को, ठीक है ना, कसकर पकड़ लेता है। समझ गए। शिशु दोनों पैर उठा लेता है, वह अंगूठे व तर्जनी अंगुली से सी आकार बना लेता है। इसमें जो शिशु होता है मोरो प्रतिवर्त में, इसमें अपने दोनों पैर उठाकर अंगूठे के तर्जनी अंगुली और सी आकार बना लेता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें शिशु का तलवा चपिए आर्क रूप लेता है तथा अंगूठा नीचे की ओर मुड़ जाता है। ठीक है ना। चलिए, इसे वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स भी कहा जाता है, इसे ड्रोनियन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। समझ गए। इसे वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स और इसे ड्रोनियन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो मोरो प्रतिवर्त और पकड़ प्रतिवर्त समझ लिए कि इसमें जो है अंगूठा को पकड़ लेता है बालक, समझ गए ना। इसमें जो है आर्क के रूप में जो है अंगूठा को मोड़ लेता है, जबकि इसमें जो है तर्जनी अंगुली सी आकार बना लेता है। इसमें दोनों हाथ पैर फैला देता है। समझ गए। तो यही सब जो है अंतर है मोरो और ग्रेप्स में। ओके, चलिए अब यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एक और क्वेश्चन है कि देखिए ब्रोंकियोलाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस यानी श्वास नली निस्तारण और श्वास नली शोथ यानी ब्रोंकियास्टिस क्या होता है। ब्रोंकियाटेसिस और ब्रोंकियोलाइटिस और ब्रोंकियोस्टेसिस क्या होता है देख लीजिए। श्वास नली विस्तारण यानी ब्रोंकियोलाइटिस और श्वास नली शोथ यानी ब्रोंकियाटेसिस। समझ गए। देख लीजिए, यह ऐसी अवस्था है जिसमें श्वास नलिकाओं का दीर्घ विस्तारण हो जाता है अथवा नष्ट हो जाती है। समझ गए। श्वास नली विस्तारण ब्रोंकियोलाइटिस एक ऐसा अवस्था होता है जहाँ पे श्वास नली या तो बिल्कुल फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, या फिर वह नष्ट हो जाएगा। ठीक है। यह नवजात व बच्चों में होने वाली फेफड़ों का संक्रमण है। इसे ब्रोंकियल्स का प्रदाह कहते हैं। ब्रोंकियाटेसिस जिसको होता है उसको जो हम लोग ब्रोंकिया के प्रदाह, समझ गए ना, ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। समझ गए। तेज श्वास चलता है वह श्वास कष्ट होता है। अब चूँकि यहाँ पे जो श्वास नली होता है उसमें विस्तारण हो जाता है या नष्ट हो सकता है, तो इसमें श्वास तेज चलेगा और श्वास कष्ट होगा। इसमें दुर्गंध युक्त श्वास आएगा चूँकि इसमें ब्रोंकिया में इन्फेक्शन है। समझ गए। चलिए, इसमें लगातार खांसी आती है और रक्त भी आता है। इसमें जो है लगातार खांसी और रक्त भी आएगा। इसमें जो है पस युक्त मवाद निकलता है। समझ गए ना। इसमें क्या होता है, चूँकि यह फेफड़ों का एक संक्रमण होता है जिसमें ब्रोंकियाई में प्रॉब्लम होता है, तो इसमें जो है एक पस युक्त मवाद भी निकलता है। ओके, चलिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। चूँकि श्वास कष्ट होता है तो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है ब्रोंकियोलाइटिस वाले को। नाक बहती रहती है और तेज श्वास चलता है। ठीक है। एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। 3 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों में अधिक पाया जाता है। समझ गए। श्वसन व्यायाम कराए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और श्वसन व्यायाम कराया जाता है। तो लगभग ये जो है यह श्वसन या फेफड़े का एक संक्रमण है, फेफड़े का ब्रोंकियल्स का एक संक्रमण है, जिसमें होने के बाद पशु से दुर्गंधयुक्त श्वास और तेज और नाक बहना, ये सब नॉर्मल बातें हैं। जबकि यह जो है श्वास नली के विस्तारण में या उसको नष्ट होने का एक कारण है, जिसमें श्वास कष्ट होता है, तेज श्वास चलता है, खांसी के साथ रक्त आता है और ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है। एंटीबायोटिक यहाँ भी, श्वसन व्यायाम यहाँ भी, श्वसन व्यायाम यहाँ भी। तो ये दोनों में अंतर हो गया, ब्रोंकियोलाइटिस में और ब्रोंकियोस्टेसिस में अंतर समझ गए। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा केनिंग्स साइन और देखिए ब्रूजी-एस्कीज साइन क्या होता है। ब्रूजिंग एस्कीज चिन्ह और केनिंग्स एस चिन्ह क्या होता है देख लीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्रूनिंग एक है ब्रूजी-एस्कीज चिन्ह और एक है क्रेनिंग्स चिन्ह। ठीक है। देख लीजिए, यह मेनिंजाइटिस का नैदानिक लक्षण है। क्रेनिंग्स चिन्ह क्या कहता है कि यह मेनिंजाइटिस का जो है एक नैदानिक डायग्नोसिस चिन्ह है। ठीक है। ब्रूजिकिन्स चिन्ह क्या है, तो यह भी एक मेनिंजाइटिस का नैदानिक चिन्ह ही है। यानी दोनों सेम है कि दोनों मेनिंजाइटिस का एक नैदानिक चिन्ह है, चाहे वो केनिंग्स चिन्ह हो या फिर ब्रूजिंग एस्कीज चिन्ह हो। ठीक है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क का आवरण को शोथ को कहते हैं। मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन होने के कारण होने वाले प्रॉब्लम को मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसमें रोगी का गर्दन, कुल्हा व घुटनों में गंभीर रूप से अकड़न होती है। यह जो है मेनिंजाइटिस में होने वाला मस्तिष्क का आवरण शोथ होता है। जबकि ब्रूजू एस्किन चिन्ह जो होता है, ब्रूजिंग एस्किन जो चिन्ह होता है, यह गर्दन, कुल्हों और घुटनों में गंभीर रूप से अकड़न होता है। ठीक है।
केर्निंग्स चिन्ह का परीक्षण करने के लिए व्यक्ति को पीठ के बल लिटाकर जांघ को शरीर पर अंकुचित कर टांगों को प्रसारित करने का पर दर्द होता है, इसे ही केर्निंग्स चिन्ह कहते हैं। ठीक है। ब्रूजिंग एस्कीज चिन्ह का परीक्षण करने के लिए व्यक्ति को पीठ के बल लिटाकर गर्दन व घुटनों को अंकुचित किया जाता है। गंभीर अकड़न महसूस होना ब्रूजी एस्कीज कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर मेनिंजाइटिस का अगर आपको जानना है कि मेनिंजाइटिस है तो कैसे पता चलेगा, तो इसमें होता है कि पीठ के बल लिटा दे, पीठ से, समझ गए ना, पीठ के बल, और जांघ पर अंकुचित कर टांगों को प्रसारित करने, मतलब जो जांघ होता है उसको जो है प्रसारित कर ले, और फिर जो है क्या करे, टांगों को प्रसारित करने पर अगर दर्द हो रहा है तो यह जो है केर्निंग्स चिन्ह का लक्षण है। वहीं पे बात किया जाए ब्रूजी एस्कीज चिन्ह जो होता है, इसके परीक्षण में व्यक्ति को पीठ के बल यहाँ भी लिटाया जाता है, वह गर्दन को भी उठाया जाता है और इधर घुटना को भी आपस में एक दूसरे की तरफ लाया जाता है, और फिर अगर गंभीर अकड़न महसूस होता है तो वह ब्रूजी एस्कीज चिन्ह कहलाता है। समझ गए ना, दोनों के बारे में समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक है आपका मेनिंजोसेल और एक है मेनिंजोमाइसेल। ठीक है ना, एक है मेनिंजोसेल और एक है माइलोसेलो। ठीक है ना, मेनिंजोमाइलोसेलो है और एक मेनिंजोसेले है। ठीक है, देख लीजिए। मस्तिष्क का आवरण वर्धम और एक है मस्तिष्क का आवरण सुषुम्ना वर्धम। ठीक है, देख लीजिए। इस बच्चे इस विकार से कम ही ग्रसित होते हैं। मेनिंजोसेल जो होता है, यह मेनिंजोसेल में बच्चा जो है कम ग्रसित होता है, जबकि मेनिंजोमाइलोसेलो में बच्चा अधिक ग्रसित होता है। इसका प्रभावित स्थान व क्षेत्र ऊपरी मेरुदंड होता है। समझ गए ना, मेनिंजोसेलो में जो प्रभावित स्थान होता है वक्ष क्षेत्र व ऊपरी मेरुदंड होता है। समझ गए। इसका प्रभावी स्थान अधिकांशतः मेरुदंड के लंबोसैक्रल क्षेत्र होता है। समझ गए ना। इसकी पुटी में केवल तनिकाएं मेनिंजिस पाई जाती है। ये जो आप लोग मेनिंजो आप लोग को मैं बता दूं, ये किसका प्रकार है आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो यह जो है मैं बता देता हूँ। स्पाइना बाइफिरा आप लोग अगर पढ़े होंगे तो वह उसी का प्रकार है। स्पाइना में प्रॉब्लम जो होता है तो उसी का एक प्रकार है। समझ गए ना। तो ये जो है देख लीजिए 3 टाइप होता है, तो यहाँ पे 2 टाइप दे ही दिया है। यानी ये जो मेनिंजोसेल है यह बच्चा में कम होता है, यह जो है वक्ष और मेरुदंड के ऊपरी हिस्सा में ज़्यादा होता है। यह जो है केवल मेनिंजिस जो है, इसमें पुटिका में मेनिंजिस पाया जाता है। ठीक है, जबकि यह बच्चे में अधिक होता है मेनिंजोमाइसेलेसो। ठीक है ना। इसका प्रभावी स्थान मेरुदंड के लंबोसेक्रल क्षेत्र होता है। इसमें पुटिका में जो है स्पाइनल कोड का भाग भी आता है तनिका के साथ में। ठीक है ना, लेकिन इसमें सिर्फ तनिका ही होता है। इसके साथ हाइड्रोसिफलस जल शीर्ष भी हो सकता है, मतलब इसमें मेनिंजिस के साथ में जल भी बाहर आ सकता है स्पाइना के बाहर। ठीक है, इसमें पुटी के फटने की संभावना अधिक होती है मेनिंजोमाइलोसेलो में। ठीक है, शैल क्रिया के सफल परिणाम होते हैं, शैल क्रिया के परिणाम कम सफल होते हैं। इसमें शैल क्रिया जो होता है उसका परिणाम अच्छा होता है, जबकि मेनिंजोमाइसेलो में इसमें जो है शैल क्रिया का परिणाम जो है कम सफल होता है। तो दोनों के बारे में समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, हाइपोएस्पेडियासिस है और एक है एपिस्पेडियास। समझ गए ना। देख लीजिए, यह सीसन के निचले पृष्ठ पर कहीं भी हो सकता है। हाइपोएस्पेडियास का मतलब है अधोमूत्र मार्गता और एपिएस्पेडियास का मतलब है अधिमूत्र मार्गता। मतलब जो अधोमूर्ग मार्गता होता है हाइपोएस्पेडियासिस, तो यह जो है सीसन पेनिस के निचले पृष्ठ पर कहीं भी हो सकता है, यह सीसन के ऊपरी पृष्ठ पर कहीं भी हो सकता है। समझ गए ना, यह ऊपर होता है पेनिस के, जबकि हाइपोडिसियासिस या पेनिस के नीचे होने वाला है। ठीक है। नर शिशु में मूत्र नीचे व पीछे की ओर निकलता है। ठीक है ना, क्योंकि यह नीचे है तो नीचे और पीछे की ओर निकलता है, जबकि नर शिशु में मूत्र ऊपर की ओर निकलता है क्योंकि इसमें पेनिस से ऊपर छिद्र है। ठीक है ना। मादा शिशु में मूत्र योनि से बाहर निकलता है। ये जिसको हाइपोएस्पेडियासिस होता है ना, तो इसमें अगर कोई फीमेल है तो उसका मूत्र जो है योनि से बाहर निकलता है। ठीक है, जबकि मादा शिशु में क्लाइटोरिस के आसपास से निकलता है। समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। ओके, उसके बाद देखिए मूत्र मार्ग के लिए सीसन को खड़ी स्थिति में रखना पड़ता है। जिसको हाइपोएस्पेडियासिस होता है तो इसमें मूत्र को जो है त्याग के लिए सीसन को खड़ा रखना पड़ता है, जबकि इसमें मूत्र के लिए सीसन को खड़ी स्थिति में नहीं रखना पड़ता है क्योंकि इसमें ऊपर की ओर छिद्र होता है। तो जब पेनिस को नीचे करेगा तब ना मूत्र से जो है निकलेगा तो आसानी से हो जाएगा। तो ये जो है आपका हाइपोएस्पेडियासिस जो कि पेनिस से नीचे के पृष्ठ पर होने वाला छिद्र होता है, जबकि एपिसडियासिस जो होता है यह पेनिस के ऊपर पृष्ठ पर होने वाला छिद्र होता है, और जो पेनिस का जो एक समान छिद्र होता है वो बंद रहता है। समझ गए। तो ये दोनों हो गया। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए, एक है जलीय मधुमेह और एक है आपका मधुमेह, दोनों में अंतर बताना है। ठीक है। चलिए, जलीय मधुमेह क्या होता है और मधुमेह क्या है देख लीजिए।
डायबिटीज़ इंसिपिडियस और डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है ना। देखिए यह एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण होता है, जिसमें जलीय मधुमेह यानी जिसमें अगर डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है तो उसमें एडीएच हार्मोन की कमी के कारण यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण जलीय मधुमेह होता है, ठीक है। लेकिन मधुमेह जो होता है इंसुलिन की मात्रा कमी होने के कारण या इसके प्रभावहीन होने से मधुमेह होता है, ठीक है। इसका मुख्य लक्षण बहुमूत्रता, पॉलीयूरिया व अत्यधिक प्यास पॉलीडाइपेप्सिया होता है, ठीक है ना, पॉलीडाइपेप्सिया होता है। ओके, इसमें इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के चपाचे में विकार उत्पन्न हो जाता है, तभी तो जो है शरीर को आवश्यक मात्रा में जो है इंसुलिन नहीं मिल पाता है, कोशिका उसका यूज नहीं कर पाता है, ठीक है। यह गुर्दा रोग का मुख्य कारण होता है। मधुमेह की कई प्रकार जटिलताएं होते हैं, जैसे गुर्दा रोग, हृदय रोग आदि यहाँ से भी होता है। तो जलीय मधुमेह और डायबिटीज मधुमेह दोनों के बारे में समझ गए। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे वृद्धि और विकास के बारे में देख लीजिए। वृद्धि जो होता है, वृद्धि से तात्पर्य है आकार, संख्या और द्रव्यमान। वृद्धि यही होता है कि किसी का कितना बड़ा है आकार, संख्या क्या है, द्रव्यमान, ये जो है वृद्धि होता है। विकास का मतलब होता है कि शारीरिक क्रियाओं को निरंतर बढ़ना, ठीक है ना। वृद्धि से नए नए अंगों का निर्माण होता है, अंग बड़ा होता है छोटा से, ठीक है, ये वृद्धि होता है। जबकि विकास जो है अंगों में नए नए कार्य उत्पन्न होते हैं, समझ गए कि अंग कैसे कार्य करेगा, कैसे कोई चीज़ हम सीखेंगे अपने ज़िंदगी में आगे, तो ये सब विकास के अंतर्गत होता है। ओके, वृद्धि को इंच सेंटीमीटर वजन में मापा जाता है, यानी चूंकि यह एक द्रव्यमान है या संख्या है या आकार है, तो इसे जो है आसानी से हम इंच सेंटीमीटर वजन में माप सकते हैं। जबकि विकास को विकास के शरीर की कार्य क्षमताओं से मापा जाता है, और यह जो है विकास बताता है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा कार्य क्षमता का है, कितना ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत है, इसका विकास हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आप सभी से विदा लेता हूँ। आप लोग जो है क्या करें, अगले वीडियो में आप लोग को मैं इसका जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी चलिए विदा दीजिए, धन्यवाद।